हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द नित्या इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हम लोग जो है अगर ग्रामर में चैप्टर्स की बात करें तो उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को सेंटेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, हम लोग कंजक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, वर्ब बेसिक पढ़ना है, वर्ब एडवांस पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को वॉइस पढ़ना है। वॉइस के बाद हम लोगों को नरेशन पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ना है, वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड वर्ड और मिसयूज्ड वर्ड को पढ़ना है। ओके, इसके बाद हम लोग सेंटेंस की बात किए थे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है। ओके, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है ग्रामर, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं, उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू होता है, और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर कहने का मतलब है लेटर की एक एक यूनिट मिल करके, मतलब मीनिंगफुल यूनिट मिल करके एक वर्ड बनाती है। ओके, जब कई सारे वर्ड मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, और उसी सेंटेंस जितने सारे वर्ड मिलते हैं उसी वर्ड को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब उस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। उसमें नाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का क्या होता है, इन सभी का यूज होता है। ओके, अब देखिए हम लोग बहुत ही शॉर्टली में समझे थे कि नाउन क्या होता है। नाउन को नेमिंग वर्ड बोला जाता है, प्रोनाउन को रिप्लेस ऑफ नाउन बोला जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है मेकअप का काम करता है, सजावट का काम करता है, जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। अब यहाँ पर देख ही लीजिए, ब्लैक हॉर्स है, हॉर्स आपका एक नाउन है, इसके पहले एक वर्ड लगा है, ब्लैक एक कलर को डिफाइन कर रहा है। कहने का मतलब ये हॉर्स के मेकअप को, सजावट का काम कर रहा है, मतलब एक हॉर्स की क्वालिटी को बता रहा है कि हॉर्स कैसा है, ब्लैक है, काला है। ओके, अब ऐसे हम लोग वर्ब को समझेंगे कि वर्ब क्या होता है, एक्शन का काम करता है, स्टेट वर्ड का काम करता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को हम लोग क्या समझे थे कि क्वालिफाई वर्ब, वर्ब को क्वालिफाइज करता है। प्रीपोजिशन को हम लोग क्या समझे थे? प्रीपोजिशन जो होता है रिलेटिंग वर्ड होता है, संबंध बताने वाले। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग को बताता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में फ्रेज को, कि फ्रेज होता क्या है। ओके, देखिए हम लोग जो है अभी तक हम लोग बस यही समझे थे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं, इडियम फ्रेजेस क्या होते हैं। ओके, तो आज हम लोग फ्रेज को अच्छे से समझेंगे कि जो आपका फ्रेज होता है उसको हम लोग हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, या मुहावरा बोलते हैं, या कहावत उसकी मीनिंग होती है, या शैली, या व्यक्त करना, या वचन। ये सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके हिंदी वर्ड होते हैं। ओके, समझ में आई बात? अगर हम फ्रेज की बात करें तो जो फ्रेज होता है उसमें क्या होता है, जब वर्ड, दो वर्ड, ओके, या उससे ज़्यादा वर्ड मिलते हैं तो वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। ओके, मतलब उसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। ओके, समझ में आई बात? तो जो आपका फ्रेज होता है, देखिए फ्रेज को हम लोग किस तरीके से समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का, शब्दों का एक ऐसा समूह, विथ अ या विथ अ विदाउट कंप्लीट मीनिंग। पहले तो हम लोग ये समझेंगे विथ कंप्लीट मीनिंग, जो मतलब एक कंप्लीट मीनिंग दे
शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, शब्दों का ऐसा समूह। तो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जब विदाउट मतलब उसमें कंप्लीट मीनिंग ना हो तब उसको हम बोलेंगे फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। समझ में आई बात। तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा करण एंड अर्जुन। ओके, तो करण और अर्जुन क्या हो जाएंगे, करण और अर्जुन आपका एक फ्रेज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि करण और अर्जुन में कोई सेंस ऑफ मीनिंग तो निकल नहीं रही है, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा है, विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग है। ओके, करण एंड अर्जुन। ओके, तो देखिए जैसे हो गया इन द क्लास। अब क्लास में ये भी आपका कंप्लीट अनकम्प्लीट मीनिंग है। ओके, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग फ्रेज को समझते हैं, जो फ्रेज होता है वो किसी भाषा की खूबसूरती, सजावट, ओके, किसी भाषा की खूबसूरती यानी उसके मुहावरे, जो मुहावरे होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और इडियम्स पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। सॉरी, ओके, तो जो आपका फ्रेज होता है वो फ्रेज किसी भाषा की खूबसूरती या उसके मुहावरों यानी इडियम्स और फ्रेजेस पर बहुत हद तक निर्भर करती है। लेकिन फ्रेज और इडियम की अगर हम बात करें तो फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है और इडियम्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो जो फ्रेज होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें पूरा वाक्य तो नहीं होता है लेकिन वो जो कोई अर्थ देता है। ओके, कहने का मतलब कि जो पूरा वाक्य नहीं होता है लेकिन जो कोई अर्थ देता है, वो कभी कभी एक शब्द भी फ्रेज का काम कर जाता है। कभी कभी एक एक शब्द क्या करता है, वो फ्रेज का काम कर जाता है, यानी जो नाउन के तौर पर काम करता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, ये भी आपकी डिफिनीशन होगी। समझ में आई बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रेज जो होता है वो वर्ड की खूबसूरती को बताता है। समझ में आई बात। देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं। अब देखिए, अब उसमें लिखा था विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं बन पा रहा है। किसका, जिसे करण एंड अर्जुन दिया था एग्जाम्पल में, उसके बाद इन द क्लास दिया था, तो इन सभी का कोई अर्थ नहीं बन पा रहा है। मतलब विद के साथ विदाउट लगेगा। क्या लगेगा, विद के साथ विदाउट लगेगा। मतलब करण और अर्जुन सिर्फ दो इंसानों के नेम हैं और इन द क्लास इसका भी कोई पूरा अर्थ नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग फ्रेज का नाम देते हैं। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। ओके, समझ में आई बात। तो अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज, कि फ्रेज के प्रकार, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात। अब हम लोग अगर हम टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, जब एक से ज़्यादा नाउन मिल जाएं तो वहाँ पर नाउन फ्रेज की बात होती है। अब उसके बाद हम लोग समझे थे कि एडजेक्टिव, समझेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, अगर हम किसी एडजेक्टिव को एक से ज़्यादा यूज करें तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ओके, कैसे, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, लिखा है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अब लिखा है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को एक से ज़्यादा यूज करें, एडजेक्टिव वही होता है जो क्वालिटी बताता है। अब देखिए इसमें क्वालिटी बताने वाले कितने शब्द हैं, एक से अधिक हैं। बोल्ड भी है और ब्यूटीफुल भी है। ओके, बोल्ड मतलब साहसी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके, एक से ज़्यादा जब वर्ड एडजेक्टिव यूज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। दोनों किसी इंसान की एक क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है ना। बोल्ड भी है और ब्यूटीफुल भी है। ओके,
दो दो क्वालिटी को, यही हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम लोग क्या समझेंगे, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जो एडवर्ब का काम कर जाए, जैसे इन अ नाइस वे, एक अच्छे तरीके में, ओके, एक अच्छे तरीके से, जो एडवर्ब का काम कर जाए, ओके। अब एक अच्छे तरीके से क्या मतलब हो जाएगा, जैसे हो जाएगा उसने गाना गाया, उसने गाना कैसे गाया, इन अ नाइस वे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसने गाना गाया, ओके। तो वह गाने को क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। अब हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करे, कंप्लीट मीनिंग दे। देखिए अभी इसके पहले हम लोग जो फ्रेज की डिफिनीशन पढ़े थे, तो उसमें था विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है उसे हम फ्रेज बोलते हैं, लेकिन जिसमें कंप्लीट मीनिंग निकलती है उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब कैसे, जैसे अगर हम एक तरीके समझें कि, जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझें कि बच्चे को धोकर फल खिलाओ, ये आपका बताइए कंप्लीट मीनिंग है, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। यहाँ पर बात की जा रही है बच्चे को धोकर, ये वर्ड गलत है, ओके, ये वर्ड सही नहीं है, सॉरी, ये सेंटेंस आपका सही नहीं है। क्या हो, यहाँ हो जाएगा कि फल को धोकर बच्चे को खिलाओ, ओके, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या वर्ड है, मेहमान को काट कर सेब खिलाओ, तो ये भी आपका जो है कहना ठीक नहीं पड़ेगा, ये भी आपका जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये भी गलत है। कहने का मतलब आपको सिर्फ सेंटेंस में देखना है कि गड़बड़ क्या है, मतलब आपको सेंटेंस सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पर एरर है, कहाँ पर गलती है, ओके। अब देखिए फिर ऐसे देख लेते हैं कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो ये भी आपका कहना अनुचित होगा, कहना उचित नहीं होगा। किसको उबाल कर, बच्चे को उबाल कर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका क्या है, सेंटेंस गलत है। यही हम लोगों को समझना है, हम लोगों को इसी चीज़ पर बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान देना है, ओके। अब सेकंड में क्या था, सेकंड में आपका है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। कहने का शब्दों की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब शब्दों की व्यवस्था हम लोग क्या समझेंगे, शब्दों की व्यवस्था में वर्ड के अरेंजमेंट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओके। सब्जेक्ट में क्या होता है, डूअर आता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ओके, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, ओके। डूअर आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट करने वाला जो करता होता है, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, ओके। इस वर्ड होते हैं, मतलब वर्ड की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि ये कंप्लीट सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग। समझ में आई बात। अब देखिए, अब हम लोग अगर सेंटेंस की एनालिसिस की बात करें तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं, कर्ता सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है वो इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट छुपा होता है, ओके। अब सब्जेक्ट में जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जॉनवी कपूर लव्स मी, कहने का मतलब जॉनवी कपूर क्या है, सब्जेक्ट है, और लव्स आपका वर्ब है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये आपका जो है सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि मतलब जानवी कपूर क्या करती है, मुझे लव करती है, मुझे प्रेम करती है, ओके। समझ में आई बात। तो अब इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ओके। ये समझिएगा कि प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। समझ में आई बात। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। सेंटेंस के टाइप में फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शन।
जो सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं और फंक्शन बेस्ड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड की बात करें, जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर बेस्ड पर कैसा होता है, तो इसमें होता है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर वाले में 3 तरीके से सेंटेंस बनता है। कैसे कैसे? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है। जैसे करण हैज डन हिज वर्क। करण क्या है? सब्जेक्ट है। हैज डन वर्ब है। ये आपका क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब है। डन क्या है? आपका मेन वर्ब है। हिज वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ये क्या बताता है? ये आपका एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता रहा है और जो है इसमें आपको सिंपल सेंटेंस को भी बता रहा है। ओके, यही हम लोगों को ध्यान से समझना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग समझेंगे कंपाउंड सेंटेंस को। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, अब इसका नाम ही है कंपाउंड, मिश्रित या मिश्र वाक्य। मतलब जिसमें क्या होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं। कैसे? 2 इंडिपेंडेंट वाक्यों का आपस में जुड़ना ही क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो निर्भर नहीं होते हैं। ओके, समझ में आई बात? इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना, इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो निर्भर नहीं होते हैं। जो निर्भर ही नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जब 2 इंडिपेंडेंट वाक्य आते हैं। अब फर्स्ट में क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट में आएगा प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएंगे, 2 प्रिंसिपल क्लॉज आएंगे। ओके, ये इंडिपेंडेंट की दूसरी मीनिंग है प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब ऐसे होता है आपका डिपेंडेंट सेंटेंसेस, और डिपेंडेंट सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आई बात? तो जोड़ने का काम कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं? अब जोड़ने का काम जो है आपका कंजक्शन करता है। ओके, जब 2 सेंटेंसेस जुड़ेंगे तभी तो आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो जब जुड़ेंगे तो जो जोड़ने वाला काम कौन करता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है? कंजक्शन करता है। इसका नाम भी है कंजक्शन। कौन का मतलब बोथ होता है, टुगेदर, जहाँ पर 2 की बात होती है। जंक्शन का मतलब क्या? वही होता है चौराहा। चौराहे का मतलब उसमें कई सारे सब सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे जो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है? करण हैज डन हिज वर्क। करण ने क्या किया? अपना वर्क कर लिया है। एंड मोनिका लाइक्ड इट। मोनिका लाइक्ड इट। अब ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस। अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ओके, ये इंडिपेंडेंट है कि करण ने भी अपना काम कर लिया है और मोनिका जो है लाइक करती है, इसे मोनिका लाइक करती है। ओके, अब अगर इसको जोड़ना होगा तो हम एंड से जोड़ेंगे, एंड कंजक्शन से जोड़ेंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा नेक्ससफुल होता है। इसको हम लोग अच्छे से ये भी समझेंगे। थोड़ा सा खतरनाक टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स। इसके नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स, जटिल। कैसे? तो अब इसमें क्या है अब कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स में भी 2 सेंटेंसेस का यूज होता है। अब इस कंपाउंड में तो दोनों इंडिपेंडेंट थे, अब इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे
और डिपेंडेंट सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। ओके, ए डिपेंडेंट की दूसरी मीनिंग है, ए इंडिपेंडेंट की दूसरी मीनिंग है। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जो पहले सबसे पहले आती है, और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा बात ही। अब देखिए इसमें आई नो राज, मैं राज को जानता हूँ। हुज बुक्स आर स्टोलन, जिसने मेरी बुक को चुराई है, जिसने मेरा बुक चुराया है। आई नो राज अभी क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, मतलब एक किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। मतलब आई नो राज तो मैं राज को जानता हूँ। ठीक है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब इसमें क्या है, हुज बुक्स आर स्टोलन, जिसने मेरी बुक चुराई है। अब ये क्या, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट को ये बता रहा है, मतलब किसने चुराई है, जिसने मेरी बुक चुराई है, मैं उसको जानता हूँ। अब किसने चुराई है, तो अभी तो मैं डिपेंडेंट हूँ किसी के दूसरे के ऊपर, किसने चुराई, अभी तो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। यही आपकी समझने की वाली बात है। तो देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग समझें कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर ना हो। ऐसी क्लॉज में उसकी अपनी एक मेन वर्ब होती है। प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिस तरीके से यहाँ पर है आई नो राज, मैं राज को जानता हूँ। ओके, अब ऐसी क्लॉज में इसकी खुद अपनी एक मेन वर्ब होती है, नो है। अब ऐसे आपका हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को भी क्या हम लोग बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। मतलब डिपेंडेंट, जो मतलब आश्रित हो, जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर होते हैं। नहीं होगा, ठीक है, जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर होते हैं, उसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसमें सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर एरर है, कहने का मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। इसको हम लोग चेकआउट करते हैं, किस तरीके से उसको हम समझेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है, श्रेया विल होस्ट अ ग्रैंड पार्टी वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड। ओके, श्रेया विल होस्ट ग्रैंड पार्टी। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सी क्लॉज होगी। अब देखिए, हम बताए थे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। अब देखिए, श्रेया विल होस्ट ग्रैंड पार्टी, मतलब ग्रैंड पार्टी को होस्ट करेगी श्रेया, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई किसी तरीके का डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस के पार्ट में, वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड, जहाँ पर सभी लोगों को इनवाइट किया जाएगा, सभी लोग इनवाइट होंगे। अब सभी लोग क्या हो जाएंगे, उसमें श्रेया भी आ जाएगी, आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है सेंटेंस। वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड, जहाँ पर सभी लोग इनवाइटेड होंगे। कहाँ पर इनवाइटेड होंगे, ग्रैंड पार्टी में होंगे इनवाइटेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, जिसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एवरीवन इज इनवाइटेड। ओके, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहने मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। अब आती है बात नेक्स्ट एग्जांपल की, सी नोज ऑल द फैक्ट्स। मतलब सी सब्जेक्ट
नोच, वर्ब, ऑल द फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सीधा सीधा है भाई। एक पता है मैं किसके पहले क्या आप लोगों को बताया था, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ओके, अंडरस्टूड। अब ऐसे देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या था, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, इट वेन्स आई विल कैंसिल द क्लास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये भी आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। ओके, अब आई विल कैंसिल द क्लास, इसमें क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है। कैसे, मैंने सभी क्लास को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो मैंने क्लास को कैंसिल कर दिया है। इट इन बेंस। ओके, इस सेंटेंस में कुछ गलती हो गई है लगता है क्या, चलो उसको बाद में हम लोग समझेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है, सी टोल्ड द ट्रूथ बिकॉज सी इज करेजियस। सी टोल्ड द ट्रूथ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस लग रहा है। सी सब्जेक्ट, टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड आपका क्या है, हेल्पिंग वो मेन वर्ब है, और ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, वही होता है प्रिंसिपल क्लास, सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लास। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस मिल रहे हैं। अब कौन कौन देखिए, लेकिन यहाँ पर लगा बिकॉज सी इज करेजियस, क्योंकि वह बहुत करेजियस है, बहुत साहसी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। ओके, अब बिकॉज क्या कर रहा है, बिकॉज इसको ध्यान दीजिए, बिकॉज सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, सिर्फ जोड़ने का, कंजक्शन का काम कर रहा है। दिख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर जोड़ने का काम होता है, बिकॉज हो गया, बट हो गया। ओके, तो जहाँ पर जोड़ने वाले शब्द आ जाएं तुरंत आप समझ जाओगे वो कंपाउंड सेंटेंस है। मतलब एक सेंटेंस अगर दूसरी तरफ हो, एक सेंटेंस दूसरी तरफ हो, और दोनों कैसे हो, सिंपल सेंटेंस, मतलब प्रिंसिपल क्लास दोनों हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, फिफ्थ नंबर है आपका, आई एम टॉकिंग टू निधि हु केम लेट। कहने का मतलब है, अब इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर देखिए, आई एम टॉकिंग टू निधि, मतलब मैं निधि से बात कर रहा हूँ। हु केम लेट, जो लेट आई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो लेट आई है, तो यहाँ पर नाम का जिक्र नहीं है, ये निधि के बारे में हु जो है क्या डिफाइन कर रहा है, हु जो है निधि के बारे में डिफाइन कर रहा है। तो निधि, यहाँ पर ये निधि वाला जो सेंटेंस है पूरा ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास। और जो आपका ये हु केम लेट, जो हु आपका डिफाइन कर रहा है, ये हु वाला पार्ट जो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, व्हेन ही केम आई वाज बिजी। यहाँ पर क्या है कि आई वाज बिजी, अब ये सिंपल सी बात है, आई वाज बिजी में बिजी था, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं बिजी था, मतलब वह आया मतलब कौन आया ये नहीं मतलब पता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, मतलब ये आश्रित है, और ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आई वाज बिजी, मैं बिजी था तो बिजी था, जब वह आया। ओके, मतलब जब वह आया थे, मतलब जब वह आया, तो ये अभी जो है आपका क्या डिपेंडेंट है। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास कहने का मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास जब मिलते हैं दोनों, तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ओके, इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है। अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लास, ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट है आपका, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, और ये आपका है डिपेंडेंट। ओके, ऐसे ही आपका यहाँ पर हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, अंडरस्टूड।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका नंबर है, नेक्स्ट आपका दिया है नंबर फंक्शन बेस्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड। फर्स्ट आपका क्या था, स्ट्रक्चर बेस्ड था, और ये आपका है फंक्शन बेस्ड। ओके, फंक्शन बेस्ड आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है डेक्लरेटिव सेंटेंस, और एक होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम चलिए देखते हैं डेक्लरेटिव क्या होता है। डेक्लरेटिव का मतलब होता है घोषणा करने वाले वाक्य। तो इस हम डेक्लरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के स्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ओके, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट, और हो जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिशा पटानी विल नो द डायरेक्शंस। ये अब यहाँ पर क्या है, जो दिशा पटानी है विल नो द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को जानेगी। ओके, या जान जाएगी या जानती। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए दिशा पटानी आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नो मेन वर्ब है, द डायरेक्शंस आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अंडरस्टूड। अब ऐसे आपका नेक्स्ट आपका दिया है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें ओनली नॉट लग जाएगा मेन वर्ब के पहले, और ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिशा पटानी विल नॉट नो द डायरेक्शन, मतलब दिशा पटानी डायरेक्शन को नहीं जानी है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर ये आपका नेगेटिव सेंटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है क्लोज एंडेड, मतलब जिसमें यस या नो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैसे है हेल्पिंग वर्ब, इसमें अगर हम क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा आपका डू यू लव मी, सॉरी डू यू लव यू, डू यू लव यू। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू, यू सब्जेक्ट, लव आपका मेन वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लग गया है। ओके, अब ऐसे ही आपका दिया है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या है, ओपन एंडेड में क्या होता है, एक्सप्लेन। ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ऐसे इसमें क्या दिया है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब अगर इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन एंडेड को दिखा रहा है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके, तुम क्या कर रहे हो, ये ओपन एंडेड है। ओके, अब क्लोज एंडेड का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर से जो क्वेश्चन, जो मतलब क्वेश्चन का जो रिप्लाई होगा वो यस या नो के फॉर्म में होगा। जैसे डू यू लव मी, यस या नो। ओके, यहाँ पर मतलब कि क्या हो जाएगा कि आप मुझे लव करते हो कि नहीं। यहाँ पर यस या नो का टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा, और यहाँ पर जो आपका है ओपन एंडेड में यहाँ पर एक्सप्लेन की बात आएगी, एक्सप्लेनेशन की बात आएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई एरर हो, कोई दिक्कत हो, अगर इसमें कोई चीज़ न समझ में आई हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।